हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की। इससे पहले भी हमने इस कंपनी को कवर किया है डिटेल में। आपको आई बटन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो पहले अगर आप वो देख लेंगे तो अच्छा होगा, बिकॉज उसमें हमने बिज़नेस के बारे में डिटेल में बात की थी। ये वीडियो में हम एक अपडेट देंगे, जैसे कि अभी हाल ही में कंपनी के Q3 के नंबर्स आए हैं और उसके बाद हमको स्टॉक में एक अच्छी उछाल देखने को मिली है। तो और अच्छा ये लगा कि कॉन कॉल कंपनी ने फर्स्ट टाइम किया। और कंपनी का कहना है, मैनेजमेंट ने कहा है कि वो अब क्वार्टरली बेसिस पे इंटरैक्ट करते रहेंगे। तो एक चीज़ ये अच्छी लगी, बिकॉज हमने उस वीडियो में भी बात की थी कि हमको बहुत कम पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली इस बिज़नेस के लिए मिल रही है, बिकॉज मैनेजमेंट इतना इंटरैक्टिव नहीं है। बट ये अच्छा लगा कि अब कंपनी ने IR भी हायर किया है और उसके बाद कॉन कॉल भी कंपनी ने फर्स्ट टाइम किया। ये उनका मेड इन कॉन कॉल था। अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। और वन ऑफ द रीज़न था जिसके इसके पीछे जो हमको एक अच्छी रैली देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में। बट जो मैनेजमेंट का पहले का गाइडेंस था 140 करोड़ का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रह गया। 123 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आया। और उसके पीछे कंपनी ने मैनेजमेंट ने ये कहा कि कुछ जो ऑर्डर्स थे वो क्रिसमस की वजह से डिले हो गए थे, इस वजह से वो हमको Q4 में शिफ्ट होता दिखेगा, वो Q3 में नहीं आएगा। ओवरऑल FY26 के लिए जो गाइडेंस थी 500 करोड़ की, वो स्टेगनेट है, मतलब वो अभी भी वैलिड है। और अगर आप बात करें तो मैनेजमेंट ने काफ़ी ज़्यादा अपने बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर कॉन कॉल में शेयर की है। और हम देखेंगे उसको आगे चल के इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो FY27 का उन्होंने जो टारगेट दिया है वो 650 करोड़ के प्लस का ही है। और FY29 जो थोड़ा लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 1000 करोड़ प्लस का जो टारगेट है उसको अभी हम आगे देखेंगे कि मैनेजमेंट इतना कॉन्फिडेंस क्यों है नियरली अपने जो प्रॉफिट्स है और जो अपने रेवेन्यू उसको ट्रिपल करने के लिए आने वाले कुछ 3 सालों में। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो KPL है वो बेसिकली दो सेगमेंट है उनके। एक उनका जो आउट लाइसेंसिंग का बिजनेस है, जो वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ROW मार्केट्स में यूजुअली कैरी करते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो ब्रांड होता है और जो रजिस्ट्रेशन होता है वो क्वालिटी के नाम पे होता है। और इनका सेकेंड एक और बिजनेस है वो है CDMO का, और जिसमें वो पार्टनरशिप करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ये वो नॉर्मली करते हैं रेगुलेटेड मार्केट जैसे यूरोपियन मार्केट्स में ये CDMO करते हैं। तो ये इनका दो सेगमेंट है। और इन दोनों सेगमेंट में अभी देखते हैं हम कैसे आगे का आउटलुक लग रहा है। और जितनी भी यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि जब उनसे पूछा गया कि आप CDMO वाला सेगमेंट क्यों ले चुनते हैं रेगुलेटेड मार्केट में, तो उनका कहना था कि अगर हम लोग आउट लाइसेंसिंग करने जाएंगे स्पेशली यूरोपियन मार्केट्स में, तो हमको 2 से 3 साल लग जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक कोई भी मॉलिक्यूल को। और फिर उसके बाद उनको खुद की हायरिंग रेगुलेटरी टीम रखनी पड़ेगी, वहाँ हायर करनी पड़ेगी, और जो उनको हेल्प करेंगे रजिस्ट्रेशन दिलवाने के लिए। तो वो बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत स्लो प्रोसेस रहेगा। इस वजह से वहाँ पर वो मार्केट में इंजेक्ट होने के लिए, मतलब मार्केट में घुसने के लिए वो CDMO प्रिफर करते हैं। और एक 2-3 जर्मन कंपनी है और एक ग्रीस की कंपनी है जिनके साथ ये जिनके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो ऑन्कोलॉजी में, वो आगे देखते हैं हम लोग। तो एग्रेसिव फाइनेंशियल गाइडेंस है बेसिकली। और ये उन्होंने कहा जो भी हमारी ग्रोथ का जो गाइडेंस है वो बेसिकली 3 मेन फैक्टर्स होंगे उसको ड्राइव करने के लिए। और 3 मेन कंट्रीज़ हैं जो कि है मैक्सिको और कोलंबिया और अल्जीरिया। तो ये तीनों मार्केट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेंगी आने वाली ग्रोथ के लिए, कंपनी के लिए। और अगर हम बात करें कि इन दोनों से, इन तीनों कंट्री से अभी फ़िलहाल सिर्फ 60 to 70 करोड़ का ही रेवेन्यू आ रहा है। बट आगे चल के ये इन तीनों मार्केट को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। और कहते हैं कि हमारी जो मेजॉरिटी ग्रोथ ड्राइव करेंगे वो यही तीनों कंट्रीज़ है, यही तीनों मार्केट्स हैं। ठीक है। तो अगर रेवेन्यू ग्रोथ की हम बात करेंगे तो देख सकते हैं हम लोग बहुत अच्छी तेज़ ग्रोथ एक हमको देखने को मिल रही है, पर्टिकुलरली आने वाले कुछ सालों में भी हमको एक अच्छा इसमें ग्रोथ में ट्रेंड देखने को मिलेगा। EBITDA मार्जिन्स पे भी कंपनी का कहना है कि FY29 के लिए
वो यहाँ पे 29 से 30% का EBITDA कंसिडर कर रहे हैं, और उनका एस्टिमेट किया गया है कि 30% तक का हमारा EBITDA होना चाहिए, बिकॉज कंपनी ने 40+ मॉलिक्यूल्स पे बायो इक्विवेलेंसेस कर रहे हैं। मतलब बायो इक्विवेलेंसेस मतलब स्टडी चल रही है, इसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे। तो ये जो 40 मॉलिक्यूल्स हैं ये नॉर्मली हायर मार्जिन वाले हैं, और अच्छी अच्छी मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है वो पहले ROW मार्केट में भी इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद इनका प्लान है कि वो जो रेगुलेटेड मार्केट है उसमें भी पेनिट्रेट करें इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को, और वहाँ पे और भी अच्छा मार्जिन रहेगा, ROW मार्केट से भी अच्छा होगा। तो इस वजह से कंपनी बहुत कॉन्फिडेंट है कि उनको एक हायर एबिटा मार्जिन आगे चलकर अचीव होगा। और जैसे कि हमको मालूम है थोड़ा सा अंडर यूटिलाइजेशन है, और आगे चल के हमको हायर यूटिलाइजेशन भी देखने को मिलेगा, तो एक ऑपरेटिंग लेवरेज भी प्ले होता दिख सकता है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। और अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कंपनी, जैसे कि हमने बात ही की कि CDMO और आउट लाइसेंसिंग मॉडल में है, और CDMO वो यूरोपियन मार्केट्स और ROW मार्केट्स के लिए आउट लाइसेंसिंग वाला ये से यूज़ करते हैं। और जो ये अभी 40 मॉलिक्यूल्स हैं ये पूरे आउट लाइसेंसिंग मॉडल पे हैं, और ये CDMO नहीं है। और इसमें कुछ, अब अगर हम लोग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपोजिशन देखेंगे तो इसमें इंजेक्टेबल्स में हमको बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा प्रोडक्ट का। बट जो टेबलेट्स है वो कुछ अंडर यूटिलाइज था, और उसका यूटिलाइजेशन थोड़ा हमको गिरता दिखा है। और अगर यूटिलाइजेशन की अभी बात ही कर रहे हैं हम, तो अगर टोटल यूटिलाइजेशन की बात करें तो 60 to 70% अभी इस क्वार्टर में टोटल यूटिलाइजेशन था। और जो ऑन्कोलॉजी इनका सेगमेंट है उसमें ये 3 न्यू लाइफोलाइजर्स ला रहे हैं। तो उसकी वजह से जब ये लाइव आएगा ये तीनों लाइफोलाइजर्स, तो ये हमको जो यूटिलाइजेशन देखने को मिला 65-70%, ये गिरेगा और वापस से 30-40% के आसपास आ जाएगा। बट जैसे ही मैक्सिको के रजिस्ट्रेशन आते हैं, और जैसे कि हमको देखने को मिलेगा आगे जो मार्केट्स की हमने बात की थी, वहाँ से जैसे यूटिलाइजेशन पिक होगा तो ये जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी हमको वापस से 65-70% के आसपास आता दिख सकता है। और स्पेशली अगर टेबलेट्स की बात करें तो टेबलेट्स में काफ़ी कम यूटिलाइजेशन था, तो इसी वजह से इसको कंसिडर करते हुए मैनेजमेंट जो 40 बायोइक्विवेलेंसेस पे काम कर रहे हैं उसमें से 25 सिर्फ टेबलेट्स हैं। और ये टेबलेट्स के कार्डियोवेस्कुलर और एंटी डायबिटिक टेबलेट्स हैं जो कि आउट ऑफ पेटेंट हो गए हैं या आउट ऑफ पेटेंट होने वाले हैं। तो ये भी एक हायर मार्जिन बिजनेस सेगमेंट है, और इसीलिए टेबलेट्स को और यूटिलाइजेशन करने के लिए कंपनी ने ये मेजर लिया है। और अगर बात करें आउट लाइसेंसिंग में, तो प्राइमरी जो ड्राइवर है ये 90% रेवेन्यू हमको आउट लाइसेंसिंग से ही देखने को मिलेगा, और इसमें 400+ मॉलिक्यूल्स हैं। और CDMO जो रेगुलेटेड मार्केट में ये स्टार्ट करा है इन्होंने, वो अभी थोड़ा कम कंट्रीब्यूट कर रहा है ओवरऑल रेवेन्यू का, बट उसके ज़रिए वो इस मार्केट में एंट्री ले पा रहे हैं। और अगर यूनिट वाइज हम अगर बात करें यूनिट वाइज की इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, तो जो यूनिट अपना फर्स्ट जो यूनिट है जर्नल मेडिसिन का, उसमें हमको 65-70% के आसपास का यूटिलाइजेशन देखने को मिला है। और जो यूनिट 3 है अपना ऑन्कोलॉजी का, इसमें हमने जैसे बात की कि 3 मोर लाइफोलाइजर का एक्सपांशन होने वाला है। और जब ये एक्सपांशन हो जाएगा तो कंपनी का कहना है कि ये सिर्फ ऑन्कोलॉजी वाला जो यूनिट है ये अकेला 500 करोड़ तक का रेवेन्यू पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर यूनिट में, और ये लाता दिख सकता है 500 करोड़ का रेवेन्यू FY29 में। ठीक है, जो 1000 करोड़ का इनका प्रोजेक्शन है, 1000 करोड़ प्लस का प्रोजेक्शन है, उसमें से 500 करोड़ वो सिर्फ ऑन्कोलॉजी वाला जो सेगमेंट है इनका, उससे ये अपना टारगेट कर रहे हैं। और अगर बात करें यूनिट 2 की, जो कि है बेटा लैक्टम और सेफ्लोरेस का, जो एंटीबायोटिक्स का है, जिससे हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, तो ये इसमें प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स इसके इनके अंडर रजिस्ट्रेशन है। और ये अभी आगे चल के FY28 में ये पर्टिकुलरली ये दो प्लांट्स कुछ 200 करोड़ का रेवेन्यू करना चाहिए।
ये दोनों मिलकर। और यूनिट 6 की अगर बात करें, जो हॉर्मोन्स का प्लांट है, शायद मैंने लास्ट वीडियो में हॉर्मोन्स के प्लांट पर कुछ डिस्कशन नहीं किया था। तो हॉर्मोन्स प्लांट भी कंपनी कर रही है, और ये वन ऑफ द न्यू यूनिट्स जो कंपनी ने केपेक्स किया है हाल ही में, और ये फिनिश हो जाना चाहिए अपना सितंबर अक्टूबर में। और इसके बाद वो सितंबर अक्टूबर में WHO GMP के लिए अप्लाई करेंगे, और उसके बाद पिक्स के लिए पिक्स के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। और उनका कहना है कि ये जो पिक्स का लाइसेंस है, ये और या तो यूरोपियन जीएमपी, मतलब ये दोनों की जो रेगुलेशन है वो बिल्कुल इक्वली है। और मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुछ लेवल में कम हो, या यहाँ पे हमारा थोड़ा कॉस्ट कम हो पिक्स के लाइसेंस में। तो पिक्स का लाइसेंस भी अगर वो लेंगे तो रेगुलेटरी कॉस्ट उतना ही होगा, और वही सारे उनको कंप्लाइंसेस फॉलो करने होंगे। और पिक्स का लाइसेंस वो अगर ले लेंगे तो वो यूरोपियन मार्केट्स में भी एंट्री ले सकते हैं। तो ये उनका प्लान है हॉर्मोन्स को लेकर, कि पहले हम WHO GMP लेंगे, उसके बाद पिक्स का लाइसेंस लेंगे और पिक्स का सर्टिफिकेशन लेंगे। और ये FY29 तक हार्मोन्स का जो प्लांट है वो 200 करोड़ एटलीस्ट कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। अब R&D की बात करें, तो R&D पे मैनेजमेंट ने अच्छा खासा टाइम लिया। तो उन्होंने कहा कि हम लोग का जो पहले R&D का जो कॉस्ट था वो 2 to 3% था, हुआ करता था। बिकॉज़ जो आउट लाइसेंसिंग के जो बिज़नेस है, इनका सेगमेंट है, उसमें 80 पीपल की टीम है इनकी, R&D 80 प्रोफेशनल्स की टीम है R&D की। और जो अपना CDMO का बिज़नेस है, उसमें कोई भी R&D का रिक्वायर्ड नहीं है, उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और जैसा कि हमको मालूम है, इनका एक बायोसिमिलर्स का भी सेगमेंट है, जिसमें उन्होंने R&D को आउटसोर्स किया है, मतलब वो US बेस की R&D है। और उसका जो स्केल अप हुआ है वो है गुजरात में हुआ है। मतलब इन्होंने एक गुजरात की कंपनी के साथ टाई अप किया था, JV किया था, जिसने US में स्टडीज़ की, और स्केल अप हुआ उनका गुजरात में, और उसके बाद जो फाइनल बैचेस होंगे वो क्वालिटी में बनेंगे। तो ये इनका जो R&D का कॉस्ट था वो 2 to 3% के आसपास रहता था। बट अब जो आगे चल के कंपनी का गाइडेंस है कि R&D का जो इन्वेस्टमेंट होगा, वो ऑफ वो थोड़ा सा हमको बढ़ता दिख सकता है, और वो 5 to 6% के रेंज में होगा, बिकॉज ऑफ द 40 मॉलिक्यूल्स बायो इक्विलेंस जो चल रहे हैं, उसमें भी उनका कॉस्ट जाएगा। और इसकी वजह से उसके बाद वो ROW मार्केट में उनको इंट्रोड्यूस भी करेंगे। और इस वजह से हमको R&D का कॉस्ट एक बढ़ता दिख सकता है, बिकॉज बायो इक्विवेलेंसेस जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसमें हमको एक अच्छा कॉस्ट लगता दिखता है कंपनी का। ठीक है। तो और उन्होंने कहा जो ये 40 मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बायो इक्विवेलेंसेस चल रहे हैं, और तो उनका कहना है कि ये फर्स्ट जनरेशन या फिर सेकंड जनरेशन मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी कंट्रीज़ में ये इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो फर्स्ट जनरेशन मतलब उनको उसको कोई भी कंपटीशन नहीं मिलेगा, और सेकेंड जनरेशन जो भी कंट्रीज़ में होंगे उसको वन ऑफ द कंपटीशन वन ऑफ द जो कंपनीज से कंपटीशन मिलेगा, या तो यूरोपियन या फिर USA की कंपनी से, एक पर्टिकुलर कंपनी से कंपटीशन मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब तकरीबन तकरीबन देखा जाए तो कंपटीशन ना के बराबर ही होगा इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है। और अगर बात करें, तो मैनेजमेंट का कहना है कि FY28 तक उनको 50 to 60 बायो इक्विवेलेंस कर लेने हैं, फिनिश करने हैं। तो इस वजह से भी R&D एक्सपेंड, जो R&D इन्वेस्टमेंट होगी, जो R&D एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, हमको 5 to 6% के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है। और अगर हम दूसरी, जो मैनेजमेंट ने कहा है कि उनके पास वो सेंट्रलाइज टीम है पूरा क्वालिटी चेक का, और जो इनके सारे जो भी इनके अप्रूवल्स हैं, रेगुलेशंस है, सर्टिफिकेशन है, सारी की जो सारी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इलेक्ट्रॉनिक है और सेंट्रलाइज्ड है, ये ऐसा उन्होंने कहा था। और अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें, वर्किंग कैपिटल पे भी कंपनी का कहना है कि जो अभी 210 दिनों का कैश कन्वर्जन साइकिल है, वो हमको आता दिखेगा नीचे, बिकॉज़
जो मेक्सिको की मार्केट है और जो दूसरी मार्केट है जिसमें ये पेनिट्रेट कर रहे हैं वहाँ पर जो ये है डेटर डेज़ है वहाँ थोड़ा सा हमको अच्छी कम डेटर डेज़ देखने को मिलता है उन मार्केट्स में। और साथ ही साथ जैसे ही ये 500 करोड़ का मार्क टच करेंगे उसके ऊपर इनको इन्वेंट्री भी कम हैंडल करनी पड़ेगी, मतलब इन्वेंट्री भी कम हो जाएगी, तो इन्वेंट्री भी नीचे आएगी और जो डेटर डेज़ हैं वो भी नीचे आएगी। और इसकी वजह से हमको एक वर्किंग कैपिटल में थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल सकता है। और 210 डेज का अभी जो वो है क्या नाम है वह कैश कन्वर्जन साइकिल, वो हमको 180 टू 190 डेज का आता दिख सकता है आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है, तो ये कंपनी का कहना था इस पर। और अगर हम आगे चलेंगे, अगर देखें तो कंपनी ने अभी 200 से ज़्यादा फाइलिंग्स की हुई हैं। और जैसा कि हमने अभी बहुत बोल्ड बोल्ड कंपनी के प्रोजेक्शंस देखे और कंपनी का गाइडेंस देखा, तो कंपनी का जो मैनेजमेंट था उन्होंने कहा कि जो भी हमने गाइडेंस दी है 1000 करोड़ की और 650 करोड़ की 25 FY 27 में, और उसके बाद 1000 करोड़ की FY 29 में, वो हमने 50% सक्सेस रेट कंसिडर करते हुए वो गाइडेंस दी है। मतलब अगर उन्होंने कहा कि जैसे हमने 200 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो रजिस्ट्रेशन किए हैं, रजिस्ट्रेशन इन प्रोसेस है, और हमने एक्सपेक्ट किया कि सिर्फ 100 को जो ये मिलता अप्रूवल, तो हम लोग 1000 करोड़ पहुंचेंगे। अगर मतलब वो बियर केस में सिनेरियो में उन्होंने ये प्रोजेक्शन दिए। अगर बोलते हैं कि इसके ऊपर ज़्यादा अप्रूवल मिलते हैं हमको, तो इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हम अचीव कर सकते हैं। तो ये कंपनी का मैनेजमेंट का कहना था। जब उनसे पूछा गया कि मतलब डाउन साइड रिस्क क्या है, तो वो कह रहे हैं कि हम बहुत बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट होकर ये गाइडेंस दे रहे हैं 1000 करोड़ की। तो ये मैनेजमेंट का कहना था, और वो बहुत ज़्यादा बुलिश हैं कि वो इस गाइडेंस को आराम से अचीव करेंगे। FY 27 के लिए उनकी पैट की गाइडेंस है 100 करोड़ की, और वो बोलते हैं कि 100% हम 100 करोड़ पहुंच जाएंगे। तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा, बिकॉज़ बहुत अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी एज सच दिख रही है। अगर FY 27 तक 100 करोड़ के आसपास भी आती है कंपनी, और जैसा कि अभी मार्केट उसको इस कंपनी को 25-26 का पी दे रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से मतलब अच्छा अपसाइड हमको देखने को मिल सकता है अगर वो उस गाइडेंस को अचीव कर पाए तो। और अगर हम देखें इसके अलावा मैनेजमेंट ने, हाँ, इसके अलावा मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे एज सच ऐसा नहीं, मतलब उन्होंने कुछ ऐसे छोटे मोटे वो बताया कि हम KPMG को एज एन इंटरनल ऑडिटर हायर करेंगे पिछले अगले 2-3 क्वार्टर्स में। और मैनेजमेंट ने कहा कि हम FY 29 में सोच रहे हैं कि NSE पे शिफ्ट होने की। मतलब उनका कहना है कि हम पहले ही 1000 करोड़ तक का जो टारगेट है हम वो पहले पूरा करेंगे, उसके बाद ही हम आगे कुछ सोचेंगे। और KPMG का उन्होंने जब उनसे एक क्वेश्चन किया गया कि हमको इतना जो उनके जो ऑडिटर हैं वो इतने एज सच कोई बिग फोर नहीं है, तो मैनेजमेंट को जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है एज बिकॉज गिवन कि जो कंपनी का है वो पास्ट रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था। तो इस वजह से कंपनी ने कहा कि हम KPMG को अप्रोच कर रहे हैं। और अप्रोच क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम एकदम तैयार ही हैं, कभी भी हमको न्यूज़ आती दिख सकती है 1-2 क्वार्टर में। ठीक है। और बायोसिमिलर्स पे, हाँ, बायोसिमिलर्स पे मुझे बात करनी थी। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की भी थी, आप अगर वीडियो देखेंगे तो एरिथ्रोप्रोटीन पे हमने अच्छी खासी डिस्कशन किया था कि ये बायोसिमिलर्स में वो 3 मॉलिक्यूल्स में काम कर रहे हैं। वन इज़ एरिथ्रोप्रोटीन, जहाँ पर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो गए हैं, अभी उनके क्लिनिकल ट्रायल्स बचे हैं। तो बायोसिमिलर्स उन्होंने कहा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मार्केट है वो तो बहुत ह्यूज है, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी इसकी। वो कह रहे थे कि एरिथ्रोप्रोटीन अलोन कैन बी अ 500 करोड़ मार्केट, ROW मार्केट। तो उनका कहना है कि जो इसमें से बायोसिमिलर्स के 3 ऑफ द मॉलिक्यूल्स है वो अभी भी पेटेंट पे हैं। मतलब अभी भी पेटेंट है, और ये पेटेंट होगा ख़त्म उनका 2028 में।
तो 2028 में जब ये पेटेंट ख़त्म होएगा तब उसकी प्राइसेस जो है वो 1/10 हो जाएगी। तो 1/10 जब होगी तब उसका एक्चुअल टैम हमको पता चलेगा। और तो इसी वजह से वो कमर्शियलाइजेशन बायोसिमिलर्स का 1-2 साल तक तो नहीं सोच रहे, मतलब उनको अभी तक एज सच पूरी मार्केट का अंदाज़ा ही नहीं है कितनी मार्केट, बड़ी मार्केट ये हो सकती है। तो एक बार वो आउट ऑफ पेटेंट होए और उनकी प्राइसेस जो है वो गिरे, तब मैनेजमेंट का कहना है कि हमको एक अच्छी मार्केट का मतलब अंदाज़ा होएगा और फिर हम उसमें कमर्शियलाइजेशन शुरू करेंगे। अभी तो मैनेजमेंट अभी पेपर वर्क में ही बिजी है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो इसको उन्होंने नहीं कंसीडर किया है अपने जो गाइडेंस में। ठीक है, अगर केपेक्स की बात करें तो टोटल जो 2 साल में FY27 और 28 में टोटल केपेक्स होगा वो 160 टू 170 करोड़ का होगा, मैनेजमेंट का कहना है। इसमें से 60 करोड़ हार्मोन्स प्लांट में, 40 करोड़ ऑन्कोलॉजी जो हमने 3 लाइफोलाइजर्स ऐड करने की बात की उस पर, और 20 करोड़ जो बायो इक्विवेलेंसेज हैं उस पर लगेगा। और आगे चलने वाले FY27 में भी 20 से 25 करोड़ का केपेक्स होगा बायोसिमिलर्स पे क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। और जो एक इन्होंने सेल लाइन डेवलपमेंट भी कर रहे हैं फॉर 3 मॉलिक्यूल्स, उसके लिए FY28 में अलग से 25 करोड़ इनको लगेगा। और इस ऐसा करके टोटल जो होगा वो 160 टू 170 करोड़ का होगा। और इन्होंने कहा ये हम पूरा इंटरनल एक्रूवल से ही पे करेंगे। और अगर अगर बाय चांस अगर हमारे कैश फ्लोज इतने अच्छे नहीं रहे तो हमको 10 से 15 करोड़ का डेट थोड़ा बढ़ता दिख सकता है। अगर लेकिन अगर अगर कैश फ्लोज ऐसी ही रहे जैसे अभी चल रहे हैं, अच्छे ही रहे, तो हमको डेट में कोई भी इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कंपनी ने कहा। और इतने जो 3 फैक्टर्स हैं वो हमको देखने होंगे, मैक्सिको, कोलंबिया और अल्जीरिया। और अभी तो फ़िलहाल इन मार्केट से सिर्फ 60 टू 70 करोड़ का ही सेल आ रहा है। बट जो रजिस्ट्रेशन है और जो प्लान मार्केट कंपनी ने इन मार्केट्स में बनाया है, तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कि FY29 में हम इन 3 मार्केट से ही 600-700 करोड़ ले लेंगे। और अगर उन्होंने कहा कि मान लो अगर ये 3 मार्केट नहीं भी चलती हैं तो हमारी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और जो लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ हैं वो इसका मेकअप कर देंगी, मतलब वो कवर कर लेंगी। ये कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है। और अगर बात करें रॉ मटेरियल, जो एक चाइना से डिपेंडेंसी पर भी एक सवाल था कंपनी से, तो मैनेजमेंट ने कहा कि अभी जो टोटल रॉ मटेरियल कंपनी का आता है उसमें से 25% चाइना से आता है। बट वो कह रहे हैं कि आगे चल के हम ट्राई करेंगे कि इसको 15% के आसपास लेके आए। तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग तो ये लग रही है, ट्रैकिंग इसकी जारी रखेंगे। और बेटा लेक्टम का जो इनका यूनिट है उसमें इन्होंने मतलब एक पार्टनरशिप कर रहे हैं एक कंपनी के साथ, जो इनको इंट्रोड्यूस करा देगा यूएस मार्केट में। अभी तक आपको मालूम ही होगा कि ये ROW और यूरोपियन मार्केट्स में ही प्रेजेंट है। तो बेटा लेक्टम का जो यूनिट है उसमें उन्होंने पार्टनरशिप किया है एक कंपनी के साथ, मतलब अभी ऑफिशियली नहीं किया है बट होने ही वाली है। वो उनको पेनिट्रेट कराएगा यूएस मार्केट में। बट यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो वेटनरी का प्रोडक्ट होगा। तो अभी तक कंपनी कभी वेटनरी के प्रोडक्ट्स नहीं बनाई है, बट उन्होंने कहा कि जो बेटा लेक्टम वाला हमारा यूनिट है उससे हम शुरू करेंगे, यहाँ पर वेटनरी प्रोडक्ट्स के थ्रू हम यूएस मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। और इनका जो एक अफ्रीका का सब्सिडरी था, उसको उन्होंने कहा कि हम 1 से 2 क्वार्टर में बंद कर देंगे, वो हमारे हिसाब से नहीं चल पा रहा है। और वो हमको आगे चल के कुछ कंट्रीब्यूशन करता नहीं दिखेगा। और अगर डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो उन्होंने कहा कि देखिए हम डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो हमारा 8 to 10% कंट्रीब्यूट करता है। और इसको इस ये हमारे इतना मतलब इस पे इतना हमारा ध्यान भी नहीं रहेगा। और ये आगे चल के 20% का ग्रोथ आता दिख सकता है डोमेस्टिक बिजनेस में। ठीक है, तो ये कंपनी ने मिला जुला कर बात की और काफ़ी बोल्ड कंपनी ने प्रोजेक्शंस दिए हैं और टारगेट्स रखे हैं। तो ट्रैकिंग इसकी जारी रखेंगे और देखते हैं कि आगे चल कर भी क्या मैनेजमेंट उसको अपने टारगेट्स को पूरा कर पाता है या नहीं। तो यही कुछ बताना था इस वीडियो में। होप
होपफुली आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे कौन सी कंपनी को आपको कवर करना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।